रात लगभग खत्म हो चुकी थी और पूरब में सूरज अपना हल्का रूप दिखा रहा था। हवा में एक नई ताजगी थी, लेकिन ये सुबह ड्रैकुला और रामदास के लिए एक अलग ही परीक्षा लेकर आ रही थी। दोनों अपने घोड़े पर सवार एक लंबे सफर पर चले जा रहे थे। बाहर से दोनों शांत थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों में एक तूफान सा चल रहा था, और उस तूफान का केंद्र थी अनीता एलिजाबेथ पटेल। रामदास, हमें रेस्ट के लिए रुकना होगा। पर भैया, मुझे तो कोई थकान नहीं लग रही है। लगेगी भी नहीं। हम वैम्पायर्स के अंदर बहुत एनर्जी होती है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे घोड़े वैम्पायर नहीं है। उन्हें रेस्ट चाहिए होगा। बोलते बोलते ड्रैकुला ने अपना घोड़ा रोक दिया और झट से नीचे उतर गया। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। ड्रैकुला और रामदास अपने घोड़ों को एक पेड़ के साथ बांधने लगे। रामदास के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में एक बेचैनी थी जो अब उसकी भूख में बदल रही थी। भैया, अचानक से मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। And so it begins. तुम्हें जानना था ना कि मैं खून क्यों पीता हूं। अब जल्दी ही ये भूख तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगी। रामदास के पेट में हो रही उस हल्की हलचल ने उसके मन में चल रही हलचल को और बढ़ा दिया था। वो खून पीने के ख्याल से ही घबरा रहा था। क्या इस भूख को रोका नहीं जा सकता भैया? क्या कोई और रास्ता नहीं है? ड्रैकुला ने रामदास के सवाल को अनसुना कर दिया। रामदास ने फिर से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि ड्रैकुला ने उसको चुप रहने का इशारा किया। उसके चेहरे पर अचानक सख्ती दिखाई दे रही थी। वो अपने आसपास कुछ महसूस कर रहा था। चुप रहो, कोई यहाँ आसपास है। ड्रैकुला ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। अभी सूरज पूरी तरह से आसमान में नहीं निकला था, इसलिए उसकी सुपर हियरिंग थोड़ा बहुत काम कर रही थी। अचानक उसने रामदास को इशारा किया और दोनों अपने घोड़े को खोलकर सड़क से कुछ दूर पर लगे ढेर सारे पेड़ों के पीछे जाकर छुप गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि जिस सड़क पर वो सफर कर रहे थे वहां से 10 ब्रिटिश सोल्जर्स की एक कंपनी गुजर रही थी, जिसको एक मेजर रैंक का ऑफिसर लीड कर रहा था। ये देखकर रामदास चौंक पड़ा। भैया, ये तो ब्रिटिश फौज है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला ना चुप रहो, इनका पीछा करके देखना होगा। अपने घोड़ों को पेड़ों से बांधकर दोनों चुपके से उन ब्रिटिश सोल्जर्स के पीछे चल पड़े। अभी वो लगभग 1 मील दूर गए ही थे कि तभी उन्हें कुछ दूर पर एक बेहद छोटा सा गांव दिखाई देने लगा। सुबह का वक्त था और सब गांव वाले अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे। ड्रैकुला और रामदास वहीं कुछ दूर पर एक चट्टान के पीछे रुक गए और देखने लगे कि माजरा क्या है। उधर वो ब्रिटिश सोल्जर्स की टुकड़ी जैसे ही गांव के अंदर पहुंची, मेजर ने इशारा किया और गोलियां बरस पड़ी। ये देखकर रामदास अंदर तक दहल गया। ये तो उन गांव वालों को मार रहे हैं। कुछ करिए भैया, ये तो गलत हो रहा है। ये मेरा हेडेक नहीं है। ड्रैकुला की बात सुनकर रामदास और भी ज्यादा परेशान हो गया और वो ड्रैकुला के सामने हाथ जोड़ने लगा। भैया, कुछ तो करना होगा। ये लोग उन बेकसूर गांव वालों को मार रहे हैं। भैया, आप ये सब कैसे देख सकते हैं? अनीता दीदी होती तो वो इनको जरूर रोकती। अनीता का नाम सुनते ही ड्रैकुला का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अनीता का नाम ड्रैकुला को व्लाद बना देता था। व्लाद अब उस चीख पुकार से परेशान हो रहा था। रामदास, तुम यही रुकना, और हाँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम गांव की तरफ नहीं आओगे। ड्रैकुला तेजी से गांव की तरफ दौड़ पड़ा। दिन होने के कारण वो किसी इंसान की ही स्पीड से दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो काफी तेज था। अंग्रेज अपने अत्याचार में इतने बिजी थे कि उनका ध्यान इस तरफ था ही नहीं कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। ड्रैकुला गांव तक पहुंच चुका था, लेकिन वो जानता था कि इस समय गोलियां उस पर असर करेंगी, इसलिए उसने चुपके से सबसे पीछे खड़े सैनिक को टारगेट किया। ड्रैकुला ने हाथों की हल्की सी हरकत से उसकी गर्दन तोड़ दी। पहला शिकार करते ही ड्रैकुला ने उस डेड सोल्जर का नाइफ उठा लिया और छुपते छुपाते अपने अगले शिकार तक पहुंचा और एक ही वार में
उसका गला काट दिया। दूसरे सैनिक की बॉडी गिरते ही तीसरा ड्रैकुला की ओर मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ड्रैकुला ने नाइफ को इतनी जोर से फेंका कि वो उसके सर में जा घुसा। ड्रैकुला बिना टाइम वेस्ट किए जमीन पर रोल करते हुए तीसरे सोल्जर की बॉडी के पास पहुंचा और उसके सर से नाइफ निकालते हुए उसने कुछ दूर पर खड़े चौथे सोल्जर की तरफ दौड़ लगा दी। इससे पहले कि वो सैनिक कुछ समझ पाता, ड्रैकुला ने नाइफ से कई वार किए और उसको ढेर कर दिया। अब तक 4 सैनिकों को ड्रैकुला ने मार गिराया था, लेकिन अब बाकी सोल्जर्स अलर्ट हो चुके थे। Shoot this bastard! बाकी सोल्जर्स अचानक हुए इस अटैक से थोड़ा घबरा गए थे। एक तो उन्हें किसी रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं थी, दूसरा उनके 4 साथी ऑलरेडी मारे जा चुके थे, और तीसरा दिन के उजाले में भी काले ओवरकोट में ड्रैकुला बहुत डरावना लग रहा था। इससे पहले कि बाकी सोल्जर्स फायर करते, ड्रैकुला ने नाइफ फेंक कर एक और को निपटा दिया था। यह देखकर बाकी सैनिक और भी ज्यादा हड़बड़ा गए और उन्होंने बिना निशाना लगाए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ड्रैकुला को समझ में आ गया था कि वो डर चुके हैं, क्योंकि एक भी गोली ड्रैकुला को नहीं लगी थी। उतने में ड्रैकुला ने पास में डेड पड़े सोल्जर की राइफल उठाकर 2 फायर किए और 2 और सैनिकों को मार गिराया। यह देखकर बाकी तीनों सैनिक राइफल लेकर ड्रैकुला की ओर दौड़ पड़े। ड्रैकुला ने इतनी वार्स लड़ी और जीती थी कि वो नींद में भी ऐसे हमलों को फेल कर सकता था। एक एक करके हड्डियों के टूटने की आवाज आई और कुछ ही समय में तीनों सैनिक जमीन पर पड़े थे। किसी की टांग टूट चुकी थी तो किसी का हाथ। तभी अचानक से आवाज को सुनकर ड्रैकुला अलर्ट हो गया। Who are you? तुमने ब्रिटिश आर्मी को चैलेंज करने की गलती की है। Tell me who are you, वरना। ड्रैकुला के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मेजर उससे सेफ डिस्टेंस पर खड़ा था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई। किसी ने मेजर के सर पर पीछे से वार किया था और अगले ही पल मेजर जमीन पर लगभग बेहोश पड़ा था। ड्रैकुला ने देखा कि रामदास एक लकड़ी का टूटा पतरा लिए खड़ा था और मेजर को देख रहा था। ड्रैकुला ने देखा कि रामदास के चेहरे पर एक जानवर की तरह दरिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी भूख अब उस पर बुरी तरह से हावी हो चुकी थी। खून, ये मेजर का खून। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मुझे इसका खून पीना होगा। ड्रैकुला समझ गया था कि रामदास इस समय किस हाल में था। उधर रामदास ने लगभग बेहोश मेजर का कॉलर पकड़ा और उसे उठाने लगा। वो उसका खून पीने की तैयारी में था, लेकिन तभी ड्रैकुला ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ रोक दिया। रामदास, रुक जाओ, तुम इसका खून नहीं पियोगे। भैया, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ये भूख, ये मुझे पागल कर रही है। रामदास, अगर तुमने एक बार इंसान का खून चख लिया तो तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। तुम अपने आप को हमेशा के लिए खो दोगे। नहीं, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए भैया। ड्रैकुला ने तुरंत मेजर की बेल्ट में लगा नाइफ निकाल लिया और अपनी रिस्ट काट दी। तो अगर खून पीना है तो मेरा पियो, ये तुम्हारी ब्लड लस्ट को शांत करेगा। रामदास की आंखों में एक पल के लिए संदेह दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद उसने अपने दांतों को ड्रैकुला की कलाई में घुसा दिया। रामदास ने कुछ ही पलों में अपने आप को शांत कर लिया था। उसके चेहरे पर फिर से वो मासूमियत दिखाई दे रही थी। उधर मेजर को थोड़ा होश आ गया था और वो रामदास को खून पीते देख खौफ से कांप रहा था। What are you? ड्रैकुला ने मेजर की तरफ देखा और उसके मन में एक बार फिर से साधु के शब्द गूंज उठे। तुम किसका रक्त पियोगे और किसका नहीं, इसका निर्णय सिर्फ तुम कर सकते हो। अगले पल ड्रैकुला ने मेजर का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और इससे पहले कि मेजर कुछ समझ पाता, उसकी गर्दन में ड्रैकुला अपने दांत घुसा चुका था। और जब ड्रैकुला ने उसको छोड़ा तो उसके जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी नहीं था। मेजर के मुर्दा जिस्म को छोड़कर ड्रैकुला रामदास की ओर पलटा तो उसने नोटिस किया कि रामदास
हैरानी से कुछ देख रहा था। चलो यहां से रामदास। लेकिन रामदास ने ड्रैकुला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हैरानी से कुछ देख रहा था। ड्रैकुला उस तरफ पलटा और हैरान रह गया। गांव के बचे हुए लोग उनके सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठे हुए थे। ये आपको भगवान मान रहे हैं।